प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स क्लासिफिकेशन, समंकों का संगठन अर्थात वर्गीकरण, पार्ट 5 के लिए डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर स्वागत है। देखिए, इस अध्याय के पिछले पार्टों में भी हमने कुछ शब्दावलियों को पढ़ा था वर्गीकरण के लिए, और इसके साथ ही हम इस अंतिम पार्ट में भी कुछ मुख्य शब्दावलियों को समझने वाले हैं, जो कि आने वाले अगले सवालों वाले अध्यायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सवालों के पहचानने के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अपवर्जी तथा समावेशी पद्धति, इसमें हम विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा है देखिए स्क्रीन पर, अखंडित या सतत श्रेणी में, अर्थात कहने का मतलब यह है अखंडित या सतत श्रेणी की पहचान आप जानते हैं। जो वर्ग वाले सवाल होते हैं जिनमें L1 L2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो होती है, उसमें जो सूचनाएं होती हैं वो कई रूपों में होती हैं। जैसे मध्य बिंदु के लिए भी हो सकती हैं, संचय आवृत्ति के रूप में भी हो सकती हैं, खुले सिरे वाली श्रेणी के रूप में भी हो सकती हैं, असमान वर्गांतर के रूप में भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम आपको अखंडित या सतत श्रेणी में पहले मध्य बिंदु के बारे में बता दें। मध्य बिंदु आपने पहले ही पढ़ा था। मध्य बिंदु का अर्थ क्या होता है कि L1 और L2 को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगा दिया जाता है, तो उसमें हमको मध्य बिंदु या MB प्राप्त हो जाता है, जिससे हम आवृत्ति के माध्यम से सवाल को हल कर सकते हैं, उससे माध्य मध्य का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से संचय आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति आपने पहले ही पढ़ी है। संचय आवृत्ति का मतलब होता है कि हर वर्ग की आवृत्ति में पिछली आवृत्ति जुड़ी होती है, तो इस प्रकार से जुड़ी हुई आवृत्ति को हम संचय आवृत्ति बोलते हैं। सवाल हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि संचय आवृत्ति को साधारण आवृत्ति में बदलना अनिवार्य होता है, तभी सवाल आसानी से हल हो सकता है। इसी प्रकार से क्या होगा कि खुले सिरे वाली श्रेणी जो रहेगी या असमान वर्गांतर वाली जो श्रेणी रहेगी, तो खुले सिरे वाली श्रेणी में भी जो आवृत्ति होती है वह मूल रूप में होती है। ठीक है, इस प्रकार से इन शब्दों की पहचान है, सवालों की पहचान है, इनके माध्यम से हमको सवाल करना है। तो देखिए, हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं पहले अपवर्जी और समावेशी पद्धति में। अपवर्जी श्रेणी अर्थात कहने का मतलब जो है कि जो साधारण वर्ग होते हैं वह अपवर्जी श्रेणी में ही होते हैं, और अपवर्जी श्रेणी को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अपवर्जी श्रेणी का अर्थ आप जानते हैं अच्छी तरह से। देखिए स्क्रीन पर अपवर्जी और समावेशी पद्धति के बारे में बताया है। अखंडित या सतत श्रेणी में सूचना जो अभी मैंने बोला था उसी संबंधित है। तो अपवर्जी के बारे में लिखा क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। अपवर्जी पद्धति में एक वर्गांतर की ऊपरी सीमा अर्थात अपर लिमिट उससे अगले वर्ग की क्या होगी, लोअर लिमिट अर्थात निम्न सीमा होती है। यह आप जानते हैं। अर्थात एक वर्ग जो होता है, वर्ग में क्या होता है L1 और L2, तो L1 और L2 होती है, तो इसमें जो L2 होती है अर्थात अपर लिमिट जो होती है वह अगले वर्ग के लिए लोअर लिमिट मानी जाती है। ठीक है, और इस पद्धति में वर्ग की ऊपरी सीमा के अंक को उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता, अर्थात पहले वाला जो वर्ग है उस बार पहले वाले वर्ग की जो अपर लिमिट का जो अंक रहेगा वो अगले वाले वर्ग में शामिल किया जाएगा, और मूल वर्ग में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको यह भी समझ में आ गया होगा, उसमें लिखा है कि उसे दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में शामिल किया जाता है, इसलिए इस रीति का क्या कहा है, अपवर्जी कहा जाता है। अब समावेशी पद्धति है। समावेशी पद्धति में क्या होता है कि प्रथम वर्ग की उच्च सीमा तथा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में प्रायः 1 का अंतर होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रथम वर्ग की जो उच्च सीमा L2 रहेगी और अगले वर्ग की जो लोअर लिमिट रहेगी, निम्न सीमा रहेगी, उसमें दोनों में क्या रहेगा, 1 का अंतर रहेगा। अपवर्जी पद्धति के विपरीत इस पद्धति में प्रथम वर्ग की उच्च सीमा का अंक भी उसी पद की आवृत्ति में शामिल होता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस वर्ग में उच्च सीमा है और निम्न सीमा, उसी वर्ग में उच्च सीमा का जो अंक है वो शामिल रहता है। यहाँ पर एक
1 से 10 के वर्गांतर में निम्न सीमा के लिए 1 लिखा है, उच्च सीमा के लिए 10 लिखा है। 10 जो है इसी वर्ग में शामिल रहेगा, 1 या 1 से अधिक किंतु 10 तक जितने भी अंक रहेंगे वे इसी वर्ग में शामिल रहेंगे। इस प्रकार दूसरा वर्ग जो है 1 के अंतर से अर्थात 11 से प्रारंभ होकर 20 पर समाप्त होगा। यहाँ 11 और 11 से 20 तक के अंक इसमें शामिल होंगे अर्थात दूसरे वर्ग में शामिल होंगे। अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं, स्क्रीन पर हमने इसको प्रस्तुत किया है समझने के लिए सरल भाषा में। देखिए एक वर्ग बनाया है, एक वर्ग कौन सा बनाया, 1 से 10 और फिर 11 से 20। ये कौन सी श्रेणी बनाई गई है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी में मैंने पहले ही कहा था आपसे कि L1 और L2 रहेगा और L2 और L1 में जो एक निश्चित अंतर चल रहा है वह सभी वर्गों में अंतर तो चलेगा, लेकिन देखिए अब क्या है, दोनों में 1 का अंतर, अर्थात पहले वर्ग की उच्च सीमा कितनी है 10 है और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 11, तो 1 का अंतर है। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें अपवर्ज्य श्रेणी में बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात आप ये भी देख रहे हैं कि समावेशी श्रेणी में पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है वह उसी पहले वर्ग में उच्च सीमा का जो अंक है वह पहले वर्ग में ही शामिल किया जा रहा है, दूसरे वर्ग में उसको अर्थात 10 को शामिल नहीं किया जा रहा है। अब क्या होगा कि समावेशी श्रेणी को हमें अपवर्ज्य श्रेणी में बदलना होता है। अपवर्ज्य श्रेणी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, L1 और L2 अर्थात पहले यदि 1 से 2 से 5 से 10 से प्रारंभ है यदि वर्ग, तो हम उसमें क्या करते हैं, पहली लिमिट में अर्थात L1 में से 0.5 घटा देते हैं और L2 में जो है 0.5 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग में हम 0.5 घटा देंगे, 0.5 जोड़ देंगे, तो यह जो श्रेणी होगी वो अपवर्ज्य श्रेणी होगी और इसी श्रेणी से हम सवाल हल करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, ये तो था कि वर्ग जब 1 से 2 से 5 से अंक से प्रारंभ होता है तो अपन इसको अपवर्ज्य श्रेणी में बदल देते हैं आसानी से, 0.5 को घटाकर L1 में से और L2 में 0.5 को जोड़कर फिर सवाल हल करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन यदि आप देखिए स्क्रीन पर 0 से प्रारंभ है वर्ग, 0 से 9, फिर अगला वर्ग जो है 10 से 19 इस प्रकार से है, तो 0 से प्रारंभ होने वाले वर्ग में हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो उसकी L2 रहेगी उसमें 0.5 जोड़ देंगे और आगे वाले जो वर्ग रहेंगे उनमें सभी में 0.5 घटाएंगे L1 में और L2 में 0.5 जोड़ देंगे, तो अपवर्ज्य श्रेणी बन जाएगी। तो आपने स्क्रीन पर समावेशी श्रेणी को अपवर्ज्य श्रेणी में बदलना सीखा है और इसकी पहचान सीख ली। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम अपवर्ज्य के द्वारा सवालों को हल करना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिए अपवर्ज्य और समावेशी पद्धतियों में अंतर क्या है, जैसे कि हमने उसका अर्थ समझा है, उसको विस्तार से समझने का प्रयास किया है, तो उसी अर्थ में से कुछ अंतर बनते हैं इन दोनों श्रेणियों के। तो अंतर स्क्रीन पर हैं, जो अर्थ में थे वही अंतर है। देखिए वर्ग अपवर्ज्य श्रेणी में वर्ग की उच्च सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है, समान होती है अपवर्ज्य श्रेणी में, जबकि समावेशी पद्धति में क्या होता है, वर्ग की उच्च सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा अलग अलग होती है। क्यों होती है, क्योंकि समावेशी श्रेणी में 1 का अंतर होता है। फिर नंबर 2 है, वर्ग की उच्च सीमा को उस वर्ग में शामिल ना करके अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अपवर्ज्य पद्धति में जो वर्ग होता है वह वर्ग जो है उच्च सीमा वाले अंक को उसमें शामिल नहीं करते, बल्कि अगले वर्ग में उस अंक को शामिल करते हैं। जबकि समावेशी पद्धति में वर्ग की दोनों सीमाएं एक ही वर्ग में शामिल होती हैं, अर्थात जो अंक होता है अंतिम अंक L1 L2 का, उसे भी उसी मूल वर्ग में शामिल किया जाता है। नंबर 3, व्यवहारिक रूप में इसका अधिक प्रयोग है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम जब भी सवाल करते हैं अधिकांशतः उसको अपवर्ज्य श्रेणी के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं, जबकि जब वर्गमूल हो तब इसका प्रयोग संभव होता है समावेशी श्रेणी का। वैसे सामान्य रूप से हम इसका प्रयोग कम करते हैं। फिर नंबर 4 अंतर क्या है,
अकबर जी को गणना हेतु समावेशी में बदलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह मूल रूप में होती है और उससे हम आसानी से सवाल हल कर सकते हैं, माध्य मध्यिका बहुलक आदि को। जबकि समावेशी को गणना हेतु अकबर जी में बदलना उचित रहता है, इससे सवाल आसान हो जाता है और हम सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में जो है अकबर जी समावेशी पद्धतियों के बारे में पढ़ा। सवालों को हल करने के लिए इनको पहचानना बहुत जरूरी है, इनके माध्यम से ही हम सवाल को आसानी से उचित आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने पहले ही चर्चा की थी, संचय आवृत्ति वाले सवाल होंगे। संचय आवृत्ति में क्या करते हैं आप कि पिछली आवृत्ति जो है अगली आवृत्ति में जुड़ी होती है, उसको संचय आवृत्ति कहते हैं। और हमें सवाल हल करने के लिए क्या होता है, संचय आवृत्ति को जो है मूल आवृत्ति या साधारण आवृत्ति में बदलना अनिवार्य होता है। तो हम से कम से अधिक वाले जो सवाल रहेंगे, वर्ग रहेंगे, उनको हम पहले साधारण आवृत्ति में बदलेंगे संचय आवृत्ति को, फिर सवालों को हल करना प्रारंभ करेंगे। और इसी प्रकार से खुले सिरे वाली श्रेणी रहेगी, उसको भी हमको मूल आवृत्ति वाले कॉलम से हल करना होगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम अगले आने वाले सवालों के लिए आसानी से पहचान सकेंगे और उनको हल कर सकेंगे। इन वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। इस चैप्टर में जो भी वीडियो थे उनमें सवालों से संबंधित जो है शब्दावली है उसकी व्याख्या की थी, उस पर चर्चा की थी, जो आपके लिए सहायक होगी। धन्यवाद।